डियर व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पीके वर्मा एक बार फिर बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया का अध्ययन करेंगे। इस क्रिया का प्रारंभ इंसेमाइनेशन नाम की क्रिया से होता है। इंसेमाइनेशन का मतलब हुआ कि सीमेन का डिस्चार्ज कब और कहाँ होता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए सेक्सुअल रिलेशन ओव्यूलेशन के दिन या एक दिन बाद यानी 14वें 15वें दिन में हो तभी फर्टिलाइजेशन संभव होता है। बहुत से बहुत एक दिन पहले यानी 13वें दिन हो तभी फर्टिलाइजेशन संभव होता है। तो सेमेन का डिस्चार्ज वेजाइना के डीपर पार्ट में होता है और अगर फीमेल संतुष्टि महसूस करती है, ऑर्गाज्म होता है, तो वैसी स्थिति में फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस में एक विशेष प्रकार की गति उत्पन्न होती है जो एक चूसक बल का काम करता है और सीमेन सर्विक्स में ग्रीवा में अंदर खिंचा जाता है। अब पूरा का पूरा सर्विक्स म्यूकस से भरा रहता है, गाढ़े म्यूकस से भरा रहता है, जिसे पार करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए 2000 से 3000 मिलियन स्पर्म्स जो 5 से 6 ml सीमेन में 4 दिन के परहेज के बाद दिखाई पड़ता है, उसमें अधिकांश यहीं पर छन जाता है, छट जाता है और मुश्किल से 100 मिलियन पार करके अंदर यूटेरस में जा पाता है। अब ये स्पर्म्स ऊपर की ओर दोनों फैलोपियन ट्यूब की ओर तैरने लगते हैं, लेकिन यह जर्नी बहुत टफ है। इसमें जो सबसे स्वस्थ, सबसे हेल्दी होंगे, सबसे फास्ट मूवमेंट करने वाले होंगे, वे आगे होते चले जाएंगे और कमज़ोर पीछे होते चले जाएंगे। इस तरह फैलोपियन ट्यूब के ऊपरी हिस्से में, जहाँ की धीरे धीरे 16वां से 17वां दिन तक ओवम भी आ जाता है, वहाँ तक पहुँचेंगे। तो एक और ओवम फैलोपियन ट्यूब में नीचे की ओर आ रहा है और दूसरी ओर स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में ऊपर की ओर जा रहा है। इसलिए इनका मिलन फैलोपियन ट्यूब के बीच के हिस्से में, जिसे इस्थमस यानी जोड़ और फंडिक इस्थमस जंक्शन कहा जाता है, वहाँ पर होता है। जिस समय ओवम रिलीज होता है 14वें दिन, वह सेकेंडरी oocyte के स्टेज में होता है। आगे मायोसिस 2 नाम का डिवीजन, जब तक स्पर्म हेड से ओवम का फ्यूजन नहीं होगा तब तक मायोसिस 2 नहीं होता। तो 16वां दिन में यह फैलोपियन ट्यूब में आया, 17वां दिन या कभी कभी 18वां दिन इन दोनों का मिलन हुआ और मिलन के समय ओवम के चारों ओर जोना पिलूसिडा और जोना या कोरोना रेडिएटा, ये 2 लेयर्स पाए जाते हैं। जोना पेलुसिडा तो मेम्ब्रेनस है अंदर के तरफ और जोना रेडिएटा बाहर के तरफ है, जिसके सेल्स पर छोटे छोटे भिलाई जैसी रचनाएं बनी हुई हैं। तो स्पर्म इनको पार करके जब अंदर प्रवेश करता है तब यह ओवम के संपर्क में आता है और वहाँ स्पर्म के ऊपर पाए जाने वाला एंटी फर्टिलाइजिन और ओवम के सतह पर पाया जाने वाला फर्टिलाइजिन
आपस में प्रतिक्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है और धीरे धीरे स्पर्म मेम्ब्रेन ओवम के मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाता है। अब मेल के न्यूक्लियस यानी कि स्पर्म के न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र हो जाता है ओवम के अंदर। न्यूक्लियस के ट्रांसफ़र होते ही ओवम कुछ ऐसे केमिकल्स को सीक्रेट करने लगता है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनावट बदल जाती है और कुछ ऐसे केमिकल्स सीक्रेट होते हैं जो एक तरह का फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाते हैं और अन्य स्पर्म्स को दूर हटा देते हैं। यानी एक ही स्पर्म से ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, दूसरे से नहीं हो सकता है। तो इस सब काम के पूरा होने में 16वां दिन के बाद 17वां या 18वां दिन भी आ जाता है। तो जब मायोसिस 2 पूरा हो जाएगा तो ओवम की सतह से सेकेंड पोलर बॉडी, एक छोटा सा सेल टूटकर अलग हो जाएगा। अब यह सेकेंड पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड है लेकिन नष्ट हो जाता है और जो मुख्य भाग ओवम का बचा वह भी हैप्लॉइड हो गया, जिसके अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस यानी फीमेल प्रोन्यूक्लियस है। तो इस प्रकार अब एक सेल में एक मेल प्रोन्यूक्लियस 23 क्रोमोसोम वाला और एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस, यह भी 23 क्रोमोसोम वाला है, ये दोनों पाए जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे से जुड़कर अब डायप्लॉइड यानी 46 क्रोमोसोम का एक जाइगोट बनाते हैं। तो न्यूक्लियस के इस प्रकार से फ्यूजन होने की क्रिया को एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। यह जाइगोट कहाँ बना? तो इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन पर, और जाइगोट बनने के तुरंत बाद फिर आगे की क्रिया का प्रारंभ होगा। तो एट फर्स्ट हम लोग अब इन सारी क्रियाओं को इंटरनेट पर अवेलेबल एक वीडियो की मदद से देखेंगे जो न्यूक्लियस नामक मेडिकल साइंस से रिलेटेड संस्था ने तैयार किया है। यह काफ़ी सुंदर वीडियो है, इसलिए मैं उसे प्रस्तुत कर रहा हूं। Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive,
swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reached the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer. Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona pellucida. Meanwhile, inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material, creating the male paranucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female paranucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female paranuclei form, spiderweb-like threads, called microtubules, pull them toward each other. The two sets of chromosomes join together, completing the process of fertilization. At this moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. And now the cilia in the fallopian tube gently sweep the zygote toward the uterus, where he or she will implant in the rich uterine lining, growing and maturing for the next 9 months until ready for birth. तो इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह एक जटिल, एक टफ जर्नी के बाद स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ। सेकेंडरी oocyte में जो 23 क्रोमोसोम माने जाते हैं, वे प्रत्येक 2 क्रोमैटिड के बने होते हैं, इसलिए उसे हैप्लॉइड मानना उचित नहीं है। जब सेकेंड पोलर बॉडी बन के अलग हो जाता है तो ये 23 क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड के बदले 1-1 क्रोमैटिड के हो जाते हैं, इसलिए अब ये सही अर्थों में हैप्लॉइड है। जब मेल और फीमेल दोनों का क्रोमोसोम मिलकर जोड़ा बना लेते हैं तो कहिए कि एक तरह से कॉम्प्लीमेंटेशन, पूरकता के नियम का पालन होता है और अचानक एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय बढ़ जाता है और इसमें क्लीवेज नामक डिवीजन होने लगता है, जिससे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स बनते हैं। लेकिन डॉटर सेल्स में ग्रोथ फेज नहीं होता है, विकास नहीं होता है, इसलिए कुल आयतन उतना ही रहता है। सेल की संख्या दोगुनी होती है और प्रत्येक सेल का आयतन आधा होते चला जाता है। अब ये जायगोट रोल करते हुए, फिसलते हुए अंदर की ओर आता है और ट्यूब में वह
डीपर यानी यूटेरस की ओर मूव करता है। एक दिन के अंदर 2 सेल, दूसरे दिन 4 सेल और तीसरा दिन आते आते 8 सेल का स्टेज बन जाता है, जिसे मोरूला कहा जाता है। मोरूला के बाद इसके अंदर एक खाली जगह बनती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, इसलिए पूरे सेल बॉल को ब्लास्टूला कहा जाता है। तो इस तरह मोरूला से बना ब्लास्टूला। अब ये बना 18वें 19वें दिन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद तीसरा दिन। अब ये यूटेरस के अंदर प्रवेश करता है और आगे इसका विकास होता है। तो इसमें एम्ब्रायोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट नाम के 2 टिश्यूज के हिस्से बनते हैं। ऊपर एनिमल पोल की ओर एम्ब्रायोब्लास्ट, जिसमें भ्रूण विकास होगा, बच्चे का निर्माण होगा, और नीचे वेजिटल पोल की ओर ये नीचे वाला ट्रोफोब्लास्ट, इसमें प्लेसेंटा बनाने के लिए भिलाई का निर्माण होगा। ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। तो इस फिगर में, पहला फिगर में यह एक ओवम है, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज, पहला क्लीवेज 2 सेल, दूसरा क्लीवेज 4 सेल, फिर 8 सेल का स्टेज बनता है। इसी तरह 16 सेल बनेगा। अब यही स्टेज यूटेरस में चला आएगा। अब यह ब्लास्टोसिस्ट है, जिसमें कि इधर ट्रोफोब्लास्ट और इधर एम्ब्रायोब्लास्ट दिखलाया गया है। ट्रोफोब्लास्ट की मदद से वह इम्प्लांट होते हैं। अब ये फिगर में देखिए, यहाँ ओवरी के अंदर से ओवम निकला 14वां दिन, फैलोपियन ट्यूब में आया 16वां दिन। पहला दिन स्पर्म न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र हुआ, इसे 0 डे मान के चले। एक दिन के बाद 2 न्यूक्लियस का मतलब कि एक ओवम का न्यूक्लियस, एक स्पर्म का न्यूक्लियस। अब दोनों न्यूक्लियस जब जुट गए तो ये डायप्लॉइड 2n जाइगोट बन गया। अब यहाँ से डायप्लॉइड हुआ, अब ये डे 1 हुआ। अब यहाँ से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल का स्टेज हुआ। तो तीसरा चौथा दिन होते होते यह मोरूला ब्लास्टूला में कन्वर्ट कर गया। अब चौथा दिन देखिए अंदर आया ये, और 7वां 8वां दिन तक में, या 8वां 9वां दिन, 7वां 8वां दिन में ये इम्प्लांटेड हो गया, एंडोमेट्रियम की दीवार में जाकर फंस गया। और उसके बाद फिर ये अंदर जब घुस गया तो यहाँ पर 8वां 9वां दिन देख रहे हैं, छोटा छोटा भिलाई बना, फिंगर जैसी रचना यहाँ पर बन रही है। तो इसकी मदद से अब ये प्लेसेंटा बनाएगा। तो जब दीवार पर यह अटैचमेंट करता है तो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जो बीच में आने वाले सेल्स को डाइजेस्ट करते जाते हैं, गलाते जाते हैं और अपने लिए रास्ता बनाते जाते हैं। और इस तरह वह एंडोमेट्रियम को पार कर अंदर कनेक्टिव टिश्यू तक पहुंच जाते हैं, उसके अंदर पूरी तरह से घिर जाते हैं, और तब उसके बाद उनमें प्लेसेंटा निर्माण की क्रिया का प्रारंभ होता है, यानी प्राइमरी भिलाई, सेकेंडरी भिलाई का प्रारंभ होता है। तो आपने क्या देखा कि इम्प्लांटेशन की क्रिया 23वां से 25वां दिन तक हो गई। अब विथ इम्प्लांटेशन सम सिग्नल इज पास्ड टू ओवरीज एंड हाइपोथैलेमस दैट स्टॉप्स द नेक्स्ट साइकिल। तो जैसे इम्प्लांटेशन होता है, कोई ना कोई ऐसा सिग्नल, केमिकल सिग्नल ऐसा बनता है जो हाइपोथैलेमस को खबर करता है। उसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, और जैसे ही साइकिल रुकता है वह फीमेल समझ जाती है कि वह कंसीव कर गई है, प्रेग्नेंट हो गई है। तो इस प्रकार आपने फर्टिलाइजेशन से संबंधित विभिन्न फैक्ट्स को पढ़ा, इंटरेस्टिंग तरीके से वीडियो भी देखा। अब हम लोग अगले क्लास में इम्प्लांटेशन की क्रिया को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।